हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने एक ब्रीफ इंट्रो ले लिया था। भाई, कल कोई ऐसा था क्या जो कल वाली क्लास में नहीं था और आज है? कुछ चेहरे मेरे को नए नए लग रहे हैं। कुछ नहीं, काफी चेहरे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। भाई, एक बार इंट्रोडक्शन से चालू करो प्लीज। जाने दो सही। आपका नाम, आपका स्कूल, आप कौन से बैकग्राउंड से थे, सी एस सी टी कैसा रहा, ये चार से अपना इंट्रोडक्शन करो सवालों से। बताओ। अच्छा रहा। और कौन से बैकग्राउंड था आपका? कॉमर्स बैकग्राउंड था, ठीक है, बैठ जाओ। और कौन है? ह्यूमैनिटीज से, ठीक है, बैठ के भी बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन थे जो कल नहीं आए थे? हाँ जी, बताइए। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बढ़िया था। कौन से बैकग्राउंड से है? कॉमर्स से, ठीक है। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोगों को इस क्लास से पहले ऐसा कोई है क्या? ये सी एस सी टी वाले बैच से नहीं, कोई ऐसे हैं लोग जो स्कूल से जानते हो एक दूसरे को? ऐसे नहीं है? चलो बढ़िया। ऐसी फ्रेंडशिप क्या है ना, एक आध बैच में होती है, वो फिर बात ही करते रहते हैं। पहले वालों को मैं ऐसे स्पॉट करके अलग अलग बिठा देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। देखो, कल वाली क्लास में ना हम लोगों ने क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था हमारे सिलेबस का। हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितनी देर पेपर चलता है। एक बार आप लोग वो क्लासेस को ना रिकॉर्डेड को जरूर लीजिएगा। जो लोग आज आए ना फर्स्ट क्लास में, कल वाली को रिकॉर्डेड को जरूर लेना, क्योंकि वो एक बेस एंट्री थी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। मैंने ये बताए थे कि कोर्स आपका पिछली बार से इस बार कम हो गया है, तो मार्किंग स्कीम कौन कौन से चैप्टर्स की ज्यादा मुझे लगता है बढ़ेगी। मैंने ये बताया था जेएचएल के अंदर कोई फिक्स्ड मार्किंग स्कीम नहीं होती कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद मैंने आप लोगों को पेपर के पैटर्न पे भी डिस्कशन करा था ना, पेपर के पैटर्न पे डिस्कशन, कि आप लोगों का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बनने लग गया है। ठीक है। आजकल के टाइम पर ये लोग नहीं पूछते हैं व्हाट वाज दैट, ये कब हुआ था, व्हाट हाउ व्हेन वेयर, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी ये ड्यूटी है, हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट करा। ठीक है। उसके बाद हमारी ड्यूटी है कि आप लोगों को अभी जब कंपाइलर आपके मिल जाएंगे, तो उसके पीछे मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डलवा रखे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस डलवा रखे हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन को जरूर करें, पीवाईक्यूज जरूर करें। ठीक है। मैंने कल ही बताया था, मैं क्लास में भी क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को, ताकि आपके राइटिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकूं। इस पेपर के अंदर सबसे बड़ी खासियत ही यही है और सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आदमी के राइटिंग स्किल जिसके अच्छे उसकी बल्ले बल्ले, जिसके नहीं है उसको आते हुए भी हो सकता है उसको सब आता हो, लेकिन फिर भी वो ना कर पाए, फिर भी वो ना कर पाए। ठीक है। बिकॉज आंसर राइटिंग एक आर्ट होती है। जब हमको इंफॉर्मेशन से 4 लाइन की है, लेकिन मार्क्स लाने के लिए हमको 8 लाइन लिखनी है, ये आर्ट है, ये सीखनी पड़ती है। ठीक है। ऑब्वियसली ये नॉलेज गेन करने से ही आ सकती है, लेकिन रेलिवेंट टाइम पे रेलिवेंट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप वो क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो लंबा। ठीक है। तो हमको दोनों चीज सीखनी है कि अगर हमारे पास टाइम कम है और 8 लाइन भरनी है, लेकिन टाइम सिर्फ 4 लाइन भरने का है, तो ऐसे कैसे लिखूं कि 4 या 5 में ही मेरा काम इतना बढ़िया हो जाए कि दूसरे का काम 8 में हो। और जब मुझे आती ही 4 है और लिखनी ही मेरे को 8 है,
मार्क्स के लिए, तो वो कैसे करना है, वो धीरे 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 डेवलप होगा। अराउंड जब आप लोग 4-5 चैप्टर कर लेंगे तब आप लोगों का थोड़ा सा हाथ क्या है, खुलने लगेगा। ठीक है, जब आप लोग 1-2 टेस्ट दे देंगे तब आप लोगों का थोड़ा सा हाथ खुलने लगेगा। ठीक है, तो आपके बैकग्राउंड पूछने के पीछे मेरा बेसिक रीजन ही यही है कि क्या आप लोगों ने 12th के अंदर किस हिसाब की आंसर राइटिंग करी है, किस हिसाब की आप लोगों ने 12th के अंदर आंसर राइटिंग कर रखी है, इसलिए मैं आप लोगों से बैकग्राउंड आप लोगों का पूछ रहा था। देखो अब हम लोगों का ना चैप्टर है, हम लोग इसको बिगिन करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस चैप्टर का नाम है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस चैप्टर का नाम है। ये एक्ट जो है, ये एक्ट हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स से जुड़ा हुआ है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने सीएसीटी, मैंने सवाल भी इसलिए पूछा था सीएसीटी का कि अगर आप लोग बोल रहे हो बढ़िया गया तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप लोगों को थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट्स भी याद हैं तो बहुत बढ़िया काम है फिर, तो फिर बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। नहीं है तो कोई चिंता की बात है नहीं, क्योंकि मैं यहां पर हूं, मैं आप लोगों को उसका ब्रीफ बैकग्राउंड एक बार दे दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें अभी पूरा पढ़ना ही है वैसे। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट को हम लोग चालू करें इससे पहले तो पहली बार इसका फुल फॉर्म, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप लोग है ना मेरे को बताना, अब आप लोग मेरे को बताना कि इन दोनों राइट्स के अंदर कौन सा राइट मेजरली इंपॉर्टेंट लगता है आपको। इन दोनों राइट के अंदर आप दोनों को कौन सा राइट इंपॉर्टेंट लगता है। कौन सा, अगर मैं आपको बोलूं एक राइट को छोड़ दो, कौन से को छोड़ोगे और कौन से को पकड़ोगे। अलग अलग ओपिनियन हो सकती है सब लोगों की। कौन कौन कह रहे हैं हम राइट टू नो को छोड़ देंगे और प्राइवेसी को रख लेंगे। राइट टू नो को छोड़ दोगे और प्राइवेसी को रख लोगे। एक, बस एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और कोई। तो मतलब आप लोगों को चलेगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए लेकिन आपके फोन की एक्सेस कोई कभी भी ले ले। क्या आप लोग बोल रहे हैं हमको चलेगा? आप लोग ही बोल रहे हो, मैंने तो बोला नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल जब जो चाहे तब ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे कि आप जब चाहे आपको वो इंफॉर्मेशन जब वो लाकर दे दे। ये ट्रेड मंजूर है क्या? नहीं है, तो हाथ तो आप में से बहुत कम लोगों ने खड़ा करा। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी कौन रख के राइट टू नो कौन छोड़ देगा? राइट टू प्राइवेसी रख के राइट टू नो कौन छोड़ देगा? कभी तो चुनना पड़ेगा एक को। आप तो हाथ ऊपर करके बताओ, राइट टू प्राइवेसी को रख के राइट टू नो को कौन छोड़ना चाहता है? तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव के पेपर में, भगवान ना करे, एक नंबर से रह गए अगर और पेपर देखने के लिए बोला, वो आपको मना कर देंगे फिर कि आपने तो राइट टू प्राइवेसी रख लिया था, पेपर देखने का अब नहीं है आपका अधिकार। फिर बोलोगे इससे बढ़िया तो फोन ही ले लेते, क्या था फोन में। ठीक है, तो फिर बताओ कौन सा रखोगे? अब राइट टू नो पे आ गए। तो भी यार मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम लोग भी मजाक कर रहे हो मेरे साथ। एक चुनना है, एक। राइट टू नो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चलेगा, डिटेल चले गए तो। पासपोर्ट आपका यूज हो रहा है, कहीं मॉर्फ्ड होके फोटो, आपकी फोटो हटाकर नाम एड्रेस सब कुछ यूज कर पा रहा है कोई भी, चलेगा? आपके फिंगरप्रिंट जो आपका फोन पे आप लगाते हो बार बार, वो किसी चाइनीज फर्म के पास है, वो यूज करे उसको कहीं और भी, चलेगा?
नहीं, तो फिर क्या चाहिए? अब दे रहे हो ना सही जवाब, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत बार चुनना पड़ता है हार्ड चॉइसेस के अंदर। ये एक्ट सब कुछ, ये एक्ट सिर्फ इस बारे में है, ये एक्ट सिर्फ इस बारे में है, कब किसको किस सिचुएशन में चुना जाए, कब किसको किस सिचुएशन के अंदर चुना जाए, ये राइट सारी ये बातें करता है। ठीक है, अब एक सिनेरियो पकड़ते हैं हम लोग। एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, हाई पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हाई पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप उनके नेबर हो, आप उनके नेबर हो। आफ्टर 8th पे कमीशन उनकी सैलरी क्या होगी? 2 लाख रुपीज अराउंड अ मंथ, 2 लाख रुपए होगी अराउंड मंथ। पेंशन मेडिकल ये सब और मिल जाता होगा। ठीक है, आपने देखा उनके हाथ में उन्होंने 1.5 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, 2 करोड़ की वो गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, क्या आपके मन में ये वाला राइट उजागर होगा क्या कि ये इतना लाका से रहे, इनकी तो सैलरी इतनी बनती ही नहीं है, ऐसा कहां से फनलिंग कर रहे हैं ये लोग कि ये ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं? इसमें होगा कि नहीं होगा? और उस आदमी से जब आप जाकर पूछोगे कि सर मैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न थोड़ा सा देख लूं, वो क्या बोलेगा? मेरे को क्या प्यारा है, राइट टू प्राइवेसी। तो फिर अटक गई कहानी, गाड़ी तो अटक गई आगे, आपके लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। बात समझ रहे हो ना? फिर बचाने के लिए कौन आएगा हमको? आरटीआई एक्ट आएगा। ठीक है, आपके सामने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही आने वाला है। जिस केस का मैंने आप लोगों को नाम बताया, उस केस का फैक्ट्स बताए, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीआईसी। अब आप लोगों को नाम भी पता है, तो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड केस है। ठीक है, तो मतलब उनसे भी पूछा गया होगा, उनसे भी पूछा गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या बताया होगा? मुझे क्या प्यारा है। और सामने वाला क्या बोला होगा? मुझे क्या प्यारा है। राइट टू नो। तो मुठभेड़ मतलब चलती रहती है, मुठभेड़ तो चलती रहेगी, लेकिन देखना क्या है, जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे जरूरी क्या है? पब्लिक का हित। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोर्ट किसी भी राइट की तरफ वे करेगा, कभी राइट टू नो की तरफ, कभी राइट टू प्राइवेसी की तरफ, उनके दिमाग में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि मुझे किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? पब्लिक इंटरेस्ट को। पब्लिक इंटरेस्ट जिस चीज में छुपा हुआ है, हम वो चीज करेंगे, हम वो चीज करेंगे। एक और एग्जांपल ले, मैं आप लोगों के 12th की डिग्री बोलूं, आप लोग मेरे को तो दिखा दोगे, कोई रास्ता चलता आदमी मांगे, आपके 12th की डिग्री में आज देख के ही मानूंगा, वरना आपको टैक्सी कैब नहीं पकड़ने दूंगा, आज यहाँ से आगे आ जाऊंगा इसके, लेकिन देख के मानूंगा। पहले दिखाओ, पहले दिखाओ, वरना जाने नहीं दूंगा आगे। क्या चुनोगे आप? राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, एक आदमी ने केस कर दिया किस पे? मोदी जी पे, मोदी जी पे। और क्या जिद पकड़ ली? मुझे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाओ, मुझे आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देखना है, देखना है, देखना है, और मार्क्स भी देखना है कितने आए थे, कौन से सब्जेक्ट में आप कच्चे थे, कौन से सब्जेक्ट में आप पक्के थे। ठीक है, अब मोदी जी क्या बोलेंगे इसके लिए? मुझे क्या प्यारा है, राइट टू प्राइवेसी। वो आदमी ने और 100-200 लोग इकट्ठा कर लिए, मोदी जी की देखोगे शीट, दे शीट, कब दे, हाँ गरीब थे, बोले चाय भी मिलेगी, शीट भी मिलेगी। ठीक है, देखोगे, उन्होंने बोला हाँ। अब इस तरफ एक, इस तरफ 2,000 मान लो, चलो क्या जा रहा है, जनता बहुत है, इस तरफ 2,000। ठीक है, इस तरफ एक। अब क्या है जरूरी? राइट टू नो। क्यों? एक आदमी सही नहीं हो सकता क्या? मतलब 1,000 लोग झूठ बोलने लग जाए तो झूठ सच हो गया? क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट उधर ज्यादा है, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं हम लोग?
उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? एक इंसान अगर सच बोल रहा है और वहां पर लाखों लोग झूठ बोल रहे हैं, हम क्या करें उसका? वो एक इंसान ही सही है। ये बात है, ये बात पते की है, ये बात है पते की। ये हैमर सही जगह पड़ा है। बात ये है, हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने क्या बोला इस मामले के ऊपर? उन लोगों ने, हाईकोर्ट ऑफ गुजरात ने यही चीज बोली कि देखा जाए तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, देखा जाए तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्योंकि जब भी आप इलेक्शन लड़ने जाते हो तो एक नामांकन पत्र भरते हो आप लोग, ठीक है? उसके अंदर आपके पास अगर एक साइकिल भी है ना असेट के तौर पे, तो आपको उसमें वो भी लिखनी पड़ती है। तो इसका मतलब है ये एक रीजनेबली क्लासिफाइड चीज है, ये एक रीजनेबल चीज है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप दिखा दो। क्यों दिखा दो? क्योंकि आप किसी पब्लिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हो और इस पर्टिकुलर केस के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा क्या है? जानने का है, जानने का है, ठीक है? वहीं पर अगर अब मैं यहां पर अभी मोदी जी को हटाकर खुद को बिठा दूं, ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा तुम चाहे 2000 हो, तुम चाहे 2 लाख हो, राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड कर पाना जरूरी है। क्योंकि कल को क्या करोगे? कल तो तुम लोग किसी को भी ले आओगे और यहाँ 2000 आके खड़े हो जाओगे कि इसकी भी डिग्री दिखाओ, इसका भी आधार दिखाओ। तुम तो ऐसे खड़े हो जाओगे ना, इसका भी पासपोर्ट दिखाओ कहाँ गया था, इसका भी इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे हम लोग, ये क्या भरता है क्या नहीं भरता। तो फिर तो राइट टू प्राइवेसी तो आपने बिल्कुल ही कचरे में डाल दिया। तो ऐसे नहीं, हर केस के अंदर अलग सिनेरियो चलता है कि कभी इस तरफ, कभी कोर्ट इस तरफ। इस चीज को हम लोग हार्मोनियस एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आप लोगों को शायद तक सीसेट में अगर मेरे से पढ़े होगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते टाइम मैंने बताया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया होगा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। और अगर हम लोगों की रूबरू आज पहली बार हुई है, दूसरी तीसरी बार हुई है, तो अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी डॉक्ट्रिन्स आ जाएंगी, तब मैं आपको ये एग्जांपल वहां पर वापस से कोट करूंगा, ठीक है? इसका मतलब आप सब अब ये एग्री कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हम एक राइट को ताक पे रख के सिर्फ दूसरे के साथ आगे निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहिए तो हमको दोनों कभी, ठीक है? तो ये तो बात हम लोग अब मान रहे हैं। अब देखो ये जो एक्ट है ना, ये पूरा पूरा क्या है, इसका काम ही यही है, ये बैलेंस करता है किस चीज के लिए? राइट टू प्राइवेसी को और राइट टू नो को, ये बैलेंस करके चलता है। इस एक्ट के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उठते हैं ना, मतलब जो मुझे फील होता है कि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अच्छा बनता है, उस वो बनता है सेक्शन नंबर 8 एंड सेक्शन नंबर 11 से। अभी आप लोग कुछ मत लिखो, मैं आप लोगों को पूरा लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं, अभी कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है, ये एम है, ये एम है यहाँ पर, ठीक है? तो सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 11, इसको हमको यहां पर हाई प्रायोरिटी पे रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम बाकी को छोड़ देंगे, हम लोग सारा करेंगे, लेकिन जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम लोग किसकी करेंगे? 8 एंड 11 की। मैं आप लोगों के लिए इसका क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एक सैंपल आंसर पहले आप लोगों को लिखवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा, आप घर से एक बार लिख के लाइएगा, हम लोग यहाँ पर फिर देख लेंगे, ठीक है? ऐसे चलेगा हमारा काम। देखो इस एक्ट का कुछ ये बेसिक बेसिक सी चीज है, ठीक है? सबसे पहले तो ना एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं, सीसेट के टाइम पे हो सकता है किसी ने सीखा हो सकता है किसी ने नहीं सीखा हो। एक बिल एक्ट कैसे बनता है?
एक बिल एक्ट कैसे बनता है और फिर वो लॉ की फॉर्म कैसे ले लेता है। ठीक है, हम लोग जब इस बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो सीसेट के कंपैरिजन में मैं आप लोगों को थोड़ा ज्यादा डेप्थ के अंदर लेकर जाऊंगा। 2-3 अमेंडमेंट्स है जिसने क्या है, सिनेरियो को इंडियन हिस्ट्री के अंदर चेंज करा है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो नाम ले देंगे। कौन सा था भाई, तो डुबाओगे, कौन सा था, बताया था ना, एक अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। थोड़ा बत्ती लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब उसकी पूरी बात कर लेंगे। देखो बिल कैसे पास होता है, बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है राज्यसभा में या लोकसभा में। ठीक है, यहां पर ये बिल पहले इसमें या पहले इसमें पास होता है। ठीक है, कुछ टाइप के बिल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अब वो टॉपिक डिलीट हो चुका है तो मैं उसमें डेप्थ के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों हाउसेस में पास कराया, जिसमें आपकी इच्छा हुई, कभी स्पेशल मेजोरिटी से, कभी नॉर्मल मेजोरिटी से। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब उसके अंदर भी बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये दोनों के पास जाकर पास हो गया तभी भी किसके पास चले जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास यहां पर दो ऑप्शन है, या तो वो उसको असेंट दे दे, ठीक है, या फिर वो उसको एक बार रिकमेंड कर दे कि इसको एक बार क्या कर लो, वापस से रिव्यू कर लो, एक बार इसको क्या कर लो, वापस से रिव्यू कर लो एक बार। अगर उन लोगों ने एज इट इज ये बिल वापस से प्रेसिडेंट को भेज दिया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, असेंट देना ही पड़ेगा, असेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने अमेंडमेंट्स कर लिए उसके अंदर, मतलब रिकमेंडेशंस मान ली प्रेसिडेंट की और रिव्यू करके कुछ चेंजेस कर दिए उसके अंदर, तो प्रेसिडेंट फिर क्या करेगा, वापस उसको पढ़ेगा और असेंट अपना दे देगा। जिस दिन प्रेसिडेंट असेंट दे देता है वो बिल क्या बन जाता है, एक, उसके बाद एक एनफोर्समेंट डेट आती है, एक एनफोर्समेंट डेट आती है। ठीक है, जो भी ये डेट होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में, जो भी ये डेट होती है, जिस भी साल की होती है, उस दिन ये एक्ट किसकी फॉर्म ले लेता है, लॉ की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ये वाला सिनेरियो वैसे तो आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, बट स्टिल एक रिवाइज हो गया, और जिसको नहीं पता था उसको पता भी लग गया एक बार। ठीक है, तो अब जब हम ये देखेंगे तो अब हमको ये समझ में आएगा कि यहां पर चल क्या रहा है। ठीक है, देखो ये एक्ट सबसे पहले तो पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, पूरे इंडिया के ऊपर। आप लोग अब जब भी कोई बेयर एक्ट खोलोगे, बेयर एक्ट समझते हो क्या होती है, बेयर एक्ट समझते हो क्या होती है, नहीं, ठीक है, बेयर एक्ट का मतलब है, अभी हमने जो ये पढ़ा ना, बिल, एक्ट, लॉ, तो ये लोग कहीं तो लिखते होंगे इसको, कहीं तो लिखते होंगे। ठीक है, ये जो इनकी लिखी हुई चीज है ना, इसकी क्या निकल जाती है, फिर पब्लिकेशन हो जाती है। उस पब्लिकेशन के साथ में जो बुक आती है वो एक लीगली वैलिड बुक होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर एक्ट। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर कानूनन तरीके से सेक्शंस लिखे होते हैं, सारे के सारे, विथ इंडेक्स, विथ पेज नंबर, विथ कमेंट, सब कुछ, सारी चीजें। ठीक है, तो देखो बेयर एक्ट के अंदर जब आप खोलोगे ना किसी भी बेयर एक्ट को, तो सेक्शन नंबर 1 जो आपको मिलेगा ना, वो हमेशा आपको शॉर्ट, टाइटल और एक्सटेंशन के बारे में मिलेगा। इसका मतलब इस कानून का टाइटल क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये टाइटल लागू कब हुआ था, इस दिन हुआ था। ये लॉ, ये एक्ट कहां तक अपनी रीच में काम करता है, क्या ये सिर्फ राजस्थान का है, क्या ये पूरे इंडिया का है। ऐसे भी तो लॉ हो सकते हैं ना जो सिर्फ राजस्थान में चलते हो, ऐसे भी तो लॉ हो सकते हैं जो सिर्फ हरियाणा में चलते हो, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में चलते हो, और ऐसे भी लॉ हो सकते हैं जो पूरे देश में चलते हो, होल ऑफ इंडिया के अंदर चलते हो। ठीक है, तो पहले तो क्या है ना, ये थोड़ा सा अलग मिलता था, क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हम क्या मानते थे, ठीक है, अलग वर्ड सही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसलिए उनके ऊपर सारे के सारे एक्ट अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन जब से
2019 में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 370 को रिवोक करा है, हटवाया है, मतलब उसको। तब से क्या होने लग गया, अब सारे के सारे लॉज किस पे अप्लाई होने लग गए, एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होने लग गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेक्शन नंबर 1 में हमको क्या मिलता है, होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होगा, किस दिन एक्सटेंड होगा और क्या उसका नाम होगा। इसके अलावा सेक्शन नंबर 1 के जस्ट ऊपर हमको ना एक चीज मिलती है, प्रीएम्बल। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ी होगी प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल है ना, हमको क्या बताता है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रीएम्बल हमको क्या बताता है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लॉ को, इस एक्ट को बनाने के पीछे की वजह है तो है क्या। ठीक है, ये हमको उसका प्रीएम्बल बताता है। देखो, हर एक्ट का ना प्रीएम्बल पढ़ना जरूरी होता है। शॉर्ट टाइटल में पढ़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन एक आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, प्रीएम्बल क्या, ऑब्जेक्टिव पता ही चला, राइट टू इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव सबको पता है, इन्फॉर्मेशन लेना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी क्या बताया, आंसर राइटिंग क्या है, एक आर्ट है, और रेलिवेंट टाइम पे रेलिवेंट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें जो होती है ना, एक्ट के ऑब्जेक्टिव, ये सब ना फिलर्स का काम करते हैं, फिलर्स का। मूवी में जब स्क्रिप्ट थोड़ी ऐसे इधर उधर होने लगती है, तब क्या आ जाता है, तब क्या आ जाता है, अरे नहीं, गाना, गाना आ जाता है ना मूवी के। हिंदी मूवी सिनेमा में क्या चलता है, जब स्टोरी थोड़ी सी उनको लगता है अब ज्यादा डायलॉग लिखा लिए हमने, तो अब क्या लिखवा दो, एक गाना लिखवा दो, जिसके थ्रू क्या चल जाए, स्टोरी आगे चल जाए, कंटिन्यूएंस में आ जाए। ठीक है, तभी तो बनेगी ना बड़ी पिक्चर, तभी तो सीरीज बन पाएगी, 7-8 एपिसोड की, ऐसे कैसे बनेगी वरना। तो आंसर राइटिंग के अंदर भी यही होता है। हर बार आप लोग क्या नहीं लिख सकते, आप लोग सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते कि मुझे पूरी इंटेल है, सेक्शन नंबर 11 मेरे को पूरा आता है, मैं पूरा लिख के खत्म हो, नहीं। एक स्टार्टिंग होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है स्टार्ट करने का ना आंसर को। वो इंट्रोडक्शन बेस्ट आपको ऑब्जेक्टिव देता है, बेस्ट इंट्रोडक्शन आपको ऑब्जेक्टिव देता है। जब सरकार ने ही एक्ट बनाने के लिए चालू किससे करा है, प्रीएम्बल से, तो आप भी अपना आंसर लिखने के लिए स्टार्ट किससे करो, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल जो कहना चाहो उसको। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वहां हम ये करने नहीं बैठेंगे, वहां हम ये करने नहीं बैठते। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वहां हम लोग शुरुआत की 2 लाइन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इस एक्ट का ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको दोनों ही में काम आता है, इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी, दोनों में। आप लोग देखोगे धीरे धीरे, मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, तब आप देखोगे धीरे धीरे कैसे ही इन लाइंस को टेम करके हम लोग ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं, नीचे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक्ट को असेंट कब मिल गया था प्रेसिडेंट का, 15 जून 2005 को। पास कब हुआ, 11 मई को, 12 मई को, और प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दिया। और ये लागू कब हो गया, अक्टूबर 15 2005 को। आप लोगों को ये इस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को एक जनरल नॉलेज रहे। एमसीक्यू का पैटर्न अब खत्म हो चुका, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर जो फ्रेश एनर्जी है ना, अभी क्या है, धीरे धीरे आपको सामान पकड़ाता जाएगा हर कोई, ये याद कर लेना, वो याद कर लेना, ये याद कर लेना, वो याद कर लेना। तो आप देखोगे अभी 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ तक पहुंच जाएगा याद का क्राइटेरिया। सिर्फ और सिर्फ कल भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को लगता भी है कि मैंने खुद को, जब टाइम था ना मेरा, तो मैंने ये चीज नहीं कही थी। हर आदमी जो एग्जाम फाइट करता है ना, उसकी मनस्थिति एक जैसी होती है। जो आपके दिमाग में सेल्फ डाउट है ना, वो साइड वाले के भी है, उसके साइड वाले के भी है, उसके साइड में बिल्डिंग है उसमें भी है, उसके साइड में स्टेट है उसमें भी है। सबके दिमाग में सेल्फ डाउट रहता है। सिर्फ फर्क इतना होता है, एक बंदा उसी को कंज्यूम कर लेता है, मतलब एक बंदे को वो सेल्फ डाउट पूरा कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, और उसको लगता है कोई फायदा नहीं है एफर्ट लगाने का, नहीं हो सकता, कैलकुलेट कर लिया मैंने। और एक आदमी वो होता है जो बोलता है भले ही कैलकुलेशन काम नहीं कर रही, मैथ्स काम नहीं कर रही, लेकिन खाली बैठने से भी क्या होगा, खाली बैठ के क्या करना है, इससे बढ़िया एफर्ट ही मार लेता है, कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट अपना क्या है, साथ साथ में डेवलप करते रहना। चाहे जब भी आपको खुद पे शक हो ना, ये देखना
पढ़ी हुई चीज, समझी हुई चीज कभी खराब नहीं जाती। एग्जाम क्लियर होना ना होना वो एक अलग बात है, पढ़ी हुई चीज खराब नहीं जाती। दिमाग को खोलने के लिए हम लोगों ने पढ़ना चालू किया है, किसी एग्जाम को या किसी जॉब को पाने के लिए नहीं। हम लोगों ने ह्यूमन माइंड ने स्टडी करना चालू ही क्यों करा है? ताकि दिमाग का एक्सपेंशन हो पाए, ठीक है, ताकि दिमाग आदमी का खुल पाए। क्यों हम बोलते हैं कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो दिक्कत है? क्योंकि उसका दिमाग क्या है, नैरो माइंडेड है अभी, ठीक है, एकदम नैरो स्पेस में। थोड़ा पढ़ता तो क्या हो जाता है, एक्सपोजर मिलता और खुलता दिमाग। तो पहली चीज वो रखो, और दूसरी चीज क्या रखो, हार तो माननी है ही नहीं, अपने आप सब होते जाएगा। टाइम पे और भगवान पे और खुद की मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब देखो, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट इस एक्ट का है क्या? सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट इस एक्ट का है क्या? अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, दोनों के अंदर मैंने बहुत बड़े प्रसिद्ध लोगों के नाम लिए, ठीक है, जिन लोगों को बहुत अच्छी और बड़े लेवल की ऑफिशियल ड्यूटी संभला रखी थी, ठीक है, एक कैपिटल संभालते थे, एक पूरा देश संभालते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट क्या करता है, उन लोगों को ना एक चेक के अंदर रखता है। ये राइट उन लोगों को क्या रखता है, एक चेक के अंदर रखता है कि कल को भैया ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी घालमेल करते रहेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल पे और बात कर लेते हैं। फायर ब्रिगेडियर्स होते हैं, फायर डिपार्टमेंट, ठीक है, उन लोगों को अपने सूट्स की जरूरत पड़ती है बहुत, मतलब उनके रिवैम्प होते रहते हैं सूट्स, क्योंकि खराब हो जाते हैं ऑब्वियसली काम करते हुए। अब उन लोगों के जो सूट होते हैं ना, वो किससे खरीदे जाते हैं? कंपनीज से। वो कंपनीज अपना टेंडर भरती है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, वो लोग टेंडर भर देते हैं, ठीक है, कि मैं आपको एक सूट विथ बूट विथ हैट इतने का दूंगा, इतने का दूंगा। हम लोग जब कोई चीज मान लो खरीदने जा रहे हैं, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, दो चीजें, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट अफोर्डेबिलिटी, बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी, यही तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया मैच होते ही हमारा क्या हो जाता है, काम, बिल कर दो, यही तो बोलते हैं हम उसको। टेंडर में भी यही होता है, लेकिन टेंडर में क्या होता है, पैसे कौन भर रहा होता है? गवर्नमेंट नहीं, टैक्स पेयर। गवर्नमेंट नहीं, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर भर रहा होता है पैसा, ठीक है। तो वहां पर थोड़ी सी क्या होती है, रीजनेबिलिटी ना खत्म होने लगती है आदमी की कभी कभी। कैसे? यूजुअली टेंडर्स में क्या होता है, जो लोएस्ट रेट का टेंडर होता है ना, वो पास हो जाता है यूजुअली। ऐसा कोई रूल नहीं है, यूजुअल है, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि टेंडर जिसका लोएस्ट था उसका पास ना हो, टेंडर पास हो जाए जिसका सेकंड हाईएस्ट रेट थी, तो गलत चीज तोड़ना है। हो सकता है क्वालिटी का सामान दे रहा हो, हमने ले लिया हो, क्योंकि जो वो दे रहा है उस पैसे के अंदर वही सबसे अफोर्डेबल है, वही सबसे बेस्ट डील, ऐसा हो सकता है। अब ये तो गुड फेथ की बात हो गई, आदमी ने सोच समझ के टेंडर भरवाया, कर लिया, ठीक है, ये एक सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो हुआ जब मन में क्या हो, थोड़ा लालच आ जाए। इस बात का लालच आ जाए, यार सेकंड वाली कंपनी क्या है, मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर आप टेंडर पास करवा दो, हम आपके लिए ऐसा ऐसा थोड़ा, हम आपके लिए प्रबंध कर देंगे, आप हमारे लिए प्रबंध कर दो, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, छोटी मोटी डील है, हो जाएगी, यूनिफॉर्म में वापस आएगी, ठीक है, उन्होंने बोला कर लेंगे। अब उनकी प्राइस हाई और क्वालिटी लो, नुकसान किसका हो रहा है? टैक्स पेयर का। नुकसान किसका हो रहा है? टैक्स पेयर का। रिस्क किसको लग रहा है ज्यादा? फायर ब्रिगेडियर्स को, फायरमैन को रिस्क लग रहा है ज्यादा, ठीक है। अब इस चीज की अगर किसी को इंफॉर्मेशन निकलवानी है कि आपके पास कितनी कंपनी ने टेंडर भरे थे, 10 कंपनी ने टेंडर भरे, बहुत अच्छा। आपने जो सिलेक्ट करी एबीसीडी कंपनी, वो आपने किस क्राइटेरिया को दिमाग में रख के करी? हमने तो सुना है XYZ कंपनी आपको सस्ते में अच्छा माल दे रही थी, तो भी आपने नहीं लिया, फिर एबीसीडी से क्यों लिया? तो ये चीज हमको सिर्फ और सिर्फ कैसे पता लग सकती है, जब प्रॉपर टेंडर की डिटेल हमारे पास आ जाए कि कंपनी ABCDEFGHIJK सबने क्या टेंडर में क्या क्वालिटी का सूट दिया था और किसका टेंडर सिलेक्ट हुआ है, तभी तो आप पकड़ पाओगे ना उस करप्ट आदमी को, तभी तो पकड़ पाओगे उस करप्ट आदमी को, ठीक है। तो इस एक्ट का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको क्या रखनी है? ट्रांसपेरेंसी। हमको क्या रखनी है? ट्रांसपेरेंसी। और हमको करप्ट लोगों को क्या ठहरवाना है? अकाउंटेबल।
हमको अकाउंटेबल ठहरवाना है, उनको गलत काम के लिए उनको सामने लाकर खड़ा करना है, वो अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें ना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें इस एक्ट का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोगों के सामने ना अब दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन बताएगा कौन कौन से थे? कितने कितनी फ्रीडम्स दे रखी है इसके अंदर? छह? पक्का? सात नहीं है? पक्का नहीं है सात? सात थी मेरे हिसाब से तो। नहीं, छह पक्का? तो एक हटाई थी क्या? एक हटाई नहीं थी? अब सोच समझ के बोलो, एक हटाई थी कौन से अमेंडमेंट से? चलो ये सवाल ज्यादा हो गया, बाद में मैं बता दूं। ठीक है, आर्टिकल 19 आप क्या बोल रहे हो? फ्रीडम ऑफ एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 हमको क्या बताता है? राइट टू लाइफ बता देता है हमको, ये दोनों आर्टिकल। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 से निकली हुई एक चीज है। जब मैं आपको इस बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को इंडिया के टॉप 5 केसेस के बारे में पूरा बताऊंगा। उसके अंदर एक केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी, जिसको नहीं पता है, इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे की वाइफ थी। ठीक है, तो अगर उन पे केस हुआ है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इंडिया का, तो ऑब्वियसली जानने में इंटरेस्ट तो रखना पड़ेगा। आज उनके उस केस की बदौलत है कि हम लोगों के पास आर्टिकल 21 की वजह से बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल पे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड फॉर दोज हु आर पुअर, इंडिजेंट। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारे राइट मिले। एक हमको राइट क्या मिला है? राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं, पूछना भी होता है इंक्लूडेड। सिर्फ बोलना इंक्लूडेड नहीं है, क्या इंक्लूडेड है? पूछना भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोगों को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों से ही क्या मिला है? राइट टू नो एंड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू नो एंड राइट टू प्राइवेसी हमको इसको इन दोनों आर्टिकल से हमको मिला है। ठीक है, तो ये एक केस हुआ था, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राज नरीन, और उससे इंपॉर्टेंट केस था आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इस केस को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने। अच्छा ठीक है, अभी कंपाइलर नहीं। इस केस को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बाद में। इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 आपको राइट टू नो का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड राइट टू नो इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 21 confers on all person right to know, which includes right to receive information। तो 2005 का एक्ट भले ही अब बनाओ, राइट टू इंफॉर्मेशन तो हम लोग पहले से ही मान रहे हैं कि है, आरटीआई तो हम पहले से मान रहे हैं। बस अब हमने क्या बना दिया? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर बना दिया, ऑफिसेस स्टैब्लिश कर दिए प्रॉपर, कि इंफॉर्मेशन लेनी है तो कहाँ चले जाना, किससे बात कर लेना, कितने दिन में मिल जाएगी, इतने दिन में नहीं मिली तो कहाँ जाना है, मना कर दिया अगर उसने देने से तो क्या करना है। वो सारे अब आपको इसके अंदर सिनेरियोस बता दिए इन लोगों ने। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है पेपर की हेडलाइन पे, की सीबीआई ऑफिसर सेज नीड टू एग्जामिन पीएम। नीड टू एग्जामिन पीएम, ये वो एक्ट है जो हमको हिम्मत देता है बड़े से बड़े आदमी से सवाल पूछने की, बड़े से बड़े आदमी की इंफॉर्मेशन जानने की। ठीक है,
देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके नोट्स तो मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ चीजें टाइम बचाने के लिए और यहां हम लोग और ज्यादा रेलेवेंट काम कर पाए उस चीज के लिए आपके सामने लिखी हुई है, आपके सामने लिखी हुई, जैसे कि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, आपसे अगर ये सवाल आता है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ओपिनियन, एडवाइस, सर्कुलर, ऑर्डर, ईमेल्स, मटेरियल्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई कॉन्ट्रैक्ट की लॉग बुक, कोई सैंपल्स, कोई मॉडल्स, कुछ भी जो कि एक्सेसिबल है किसके द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो एक्सेसिबल है, ठीक है। अब आज के टाइम पे कोविड में कितनी डेथ हुई थी, क्या ये जानना जरूरी है हमारे देश के लिए, जरूरी है ना। आज के टाइम पे कोविड के टाइम के अंदर पीएम केयर फंड बना था, उसके रिसोर्सेस की अलोकेशन कैसे हुई थी, क्या ये जानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, ये सब जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद ना हम लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, और अगर चाहो तो कंपाइलर से भी याद कर लेना। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये तो करनी ही करनी है नोट्स में इंक्लूड, ठीक है, जैसे कि ये डेफिनेशन, ये आप लोगों को अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, अभी नहीं, कर जा, ठीक है। यहाँ जो क्लास में लिखवाना होगा वो मैं लिखवा दूंगा, बिकॉज क्या है ना, देखो यार बच्चों, बात ये है आपका सिलेबस लेंदी है और आपका टाइम कम है, और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें कॉपी पेस्ट करने से ज्यादा अच्छा क्या है, मैं जितने आपको क्वेश्चंस करवा पाऊँ ना उतने क्वेश्चंस करवा पाऊँ, वहां हम लोग हमारा टाइम डिवोट करें, हम लोग टाइम डिवोट करें नए केसेस को समझने में। बिकॉज बच्चों की दिक्कतें कहाँ आती है, सर इतने सेक्शन याद करने के लिए और केसेस भी देते जा रहे हो आप याद करने को, ठीक है, ये बच्चों की दिक्कत है। वो बोलते हैं कि सर सेक्शन करवा लो या तो याद, या केस करवा लो याद, तो हमने कहा नहीं हो सकता, दोनों ही करने पड़ेंगे। तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, केसेस याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, केसेस के पीछे की स्टोरी जानो, अपने आप केस याद रहेगा, अपने आप केस याद रहेगा, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल जी का केस है, याद रहेगा आप लोगों को, मैंने इस टाइम पे बताया था, लिखवाऊंगा आगे, अभी अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीआईसी का केस आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको काम करना है। अब ये इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों की ही डेफिनेशन हमारे लिए क्या रखती है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। अब मैं आपको वापस से बता रहा हूं, आपसे ना आजकल के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा जाना, व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन या डिफाइन राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मुश्किल है। ये नहीं बोलूंगा नहीं आता, उसका मन कर गया वो दे देगा, उसका मन कर गया वो दे भी सकता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से डिनायल मोड ऑन है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है ऐसी, ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए अगेन ये इंफॉर्मेशन, आप लोग बताओ क्या आंसर राइटिंग में आपका आंसर स्ट्रेच करने में काम आ सकती है। जब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा और आपको ये पता होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन को डिफाइन कैसे करना है, तो आप ये इस चीज से स्टार्टिंग क्यों नहीं कर सकते हो। द टर्म राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J ऑफ RTI एक्ट 2005 एंड इट डिस्क्राइब्ड इट एज फॉलो, फिर लगा के फुल स्टॉप लिखोगे और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, in the light of the above statement, section 8 of this act provides that, section 11 of this act provides that, फिर कंक्लूजन में लिखोगे, to summarize this, the objective of this act is this which can be achieved by doing this। बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है आंसर, हो गई लेंथ प्रॉपर डिवाइड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, करनी याद। तो इसलिए ठीक है, बाकी आपको ऐप पे वैसे भी सब कुछ अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। जब तक अभी कंपाइलर इशू हो रहे हैं तब तक थोड़ा सा ये मैनेज कर लेना ऐसे, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, आरटीआई की डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्ट,
एनी वर्क, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड, और इट इंक्लूड्स टेकिंग नोट्स या एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, या टेकिंग सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स या इंफॉर्मेशन बाय डिस्क, फ्लॉपीज, टेप, कैसेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। ठीक है, इसके अंदर ये सब इंक्लूडेड है। अब बात ये है, हम लोगों को फायर डिपार्टमेंट से चाहिए थी इन्फॉर्म, अभी हमारे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमको फायर डिपार्टमेंट से चाहिए थी ना इंटेल। ठीक है, तो क्या वो आदमी उसके ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन निकालो जी? ऐसे तो कोई हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी नहीं पाएगी एक्ट के अंदर, कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस तो बनी नहीं पाएगा ढंग से। ये तो चलत का काम है, कभी मिली कभी नहीं मिली। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा था, हम लोगों को अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करना पड़ा है। अब आपके पास एक डेजिग्नेटेड जगह है, डेजिग्नेटेड जगह है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको लगता है, अब वहां जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, नॉमिनल सी फीस लगती है, वो फीस को आप लोग भरिएगा। आपको वो इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब टाइम है, सेक्शन नंबर 7 बताता है हमको टाइमिंग, सेक्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग दे दी जाएगी, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपके पास अपील करने के राइट्स है अबव अथॉरिटीज को। ठीक है, समझ रहे हो एक्ट की वर्किंग कैसे चलती है, एक्ट की वर्किंग कैसे चलती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास। मैंने आपको बताया था इसके अंदर इंपॉर्टेंट 2 सेक्शंस हैं, उसके साथ में ये डेफिनेशन हमेशा चलती है, छोटी सी है। सेक्शन 2N हमको क्या बताती है, थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, अब जैसे आपके मान लो पड़ोसी है, आपके पड़ोसी है, ठीक है, वही इनकम टैक्स कमिश्नर है, राइट टू प्राइवेसी का राइट है उनका भी हेल्ड करने का। ठीक है, वो क्या होगा, एक थर्ड पार्टी हो गए। वो फायर डिपार्टमेंट था, वो तो क्या था, एक पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन का काम था, एक पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन का काम था ना, यहाँ पर वो एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हर थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते आप, क्योंकि कभी कभी क्या ऊपर रखना पड़ता है, राइट टू प्राइवेसी, कभी कभी राइट टू प्राइवेसी भी तो ऊपर रखना पड़ता है, कभी कभी राइट टू नो ऊपर रखना पड़ता है, दोनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहां पर है मींस एनी अदर पर्सन देन हु इज मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पब्लिक अथॉरिटी को दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेकर देनी पड़ जाए। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तब हम लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। अब देखो, जिसके बारे में बात कर रहे थे वही सामने आ गया। ठीक है, वही चीज सामने आ गई। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हमको कहां दे रखी है, 2H में। राइट टू इंफॉर्मेशन की कहां दे रखी थी, 2J में। इंफॉर्मेशन की कहां दे रखी थी, 2F। F को उल्टा कर देते हैं, क्या बन जाता है, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसे J जैसा उल्टा करो, थोड़ा मतलब प्रॉपर उल्टा नहीं, लेकिन याद करने का तरीका है। ठीक है, F को हमने थोड़ा सा ही उल्टा करा तो क्या बन गया, J। F में क्या है, इंफॉर्मेशन, J में क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग H पे गए, हमको क्या मिल रहा है, जब किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या करते हो, उसको हाई करते हो उसको, तो H पे क्या मिल गया और I पे क्या मिल गया, रिकॉर्ड। हो गए थोड़े से याद, ठीक है, थोड़े बहुत याद हो गए ऐसे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं J और H है, मोस्ट इंपॉर्टेंट J और H है के अंदर, जो आपको लेजिट याद करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, याद करने के तरीके क्या है तुम लोगों के वैसे, मैं हमेशा जानने के लिए क्यूरियस रहता हूँ, याद करने के तरीके क्या है आप लोगों के, कैसे किसी चीज को मेमोराइज करते हो? बिल्कुल सही, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। फ्लो चार्ट्स, ये भी एक तरीका है। और मतलब नहीं, 2-3 तरीके क्या है मतलब?
अच्छा, आपको क्या लगता है आज अगर आप कोई चीज 5 बार लिख के याद करोगे, 5 बार लिखनी है लगातार, आज आप उसको याद करोगे, आपको क्या लगता है वो कब तक याद रहेगी आपको? कब तक याद रहेगी? एक बार के लिए अंदाजा कोई क्या बोल रहा है, हो सकता है कोई बोले 10 मिनट, अभी बाहर जाके खाना खाकर आएंगे भूल जाएंगे। कोई बोल सकता है हफ्ता भर याद रख लेंगे। कोई बोलता है मेरी बहुत शार्प मेमोरी है, रोज बादाम खिलाती है मम्मी सुबह, मैं 1 महीना भी याद रख लूंगा। सबका अलग है इसके अंदर गेम। मेन गेम ही यही है। ठीक है। तो याद करने के तरीके ना मेरे हिसाब से क्या है, जैसा इन्होंने बोला ना, 2-3 तरीके रखने चाहिए याद करने के। जो चीज प्रायोरिटी पे है ना, प्रायोरिटी पे जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपकी ड्यूटी है कम से कम 3 बार लिखना, कम से कम 3 बार लिखना। ठीक है। और ऐसा तो है नहीं आज 3 बार लिखा याद हो गई, आज 3 बार लिखा याद हो गई, तो आपको अपनी ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ह्यूमन टेंडेंसी है 3 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन हम भूल जाते हैं। 3 दिन के बाद रिवाइज करी, अब 1 दिन और बढ़ जाएगा, अब 7वें दिन भूलोगे। 7वें दिन रिवाइज कर लिया, ये मेरा वो है, ये कोई साइंटिफिक मैंने वो नहीं करी है स्टडी। ठीक है। ये मेरा वो है कि 3 दिन के अंदर ह्यूमन माइंड बेसिकली इंफॉर्मेशन को भूलने लग जाता है, अगर वो लिख कर भी याद करता है तो। उस दिन रिवाइज करेगा तो 7वें दिन तक, मतलब इंक्लूडिंग दैट 3 डेज, 4 दिन अगले याद रख लेगा। ठीक है। उस दिन रिवाइज करेगा, अब उसको जरूरत पड़ेगी 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करने की। ऐसे जब वो 5 बार करेगा ना किसी चीज को, 5 बार, तब मैं ये बोल सकता हूं अब आपको वो चीज आपका मन से बाहर आएगी। अब आपको वो चीज आपके मन से बाहर आएगी। ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे प्रोविजन जैसे आएंगे जो मैं आपको यहीं पर रटवा कर छोड़ूंगा। प्रॉपर वर्ड यूज कर रहा हूं, रटवाना। यहीं पर आप लोगों को रटवा कर यहीं पर उसको छोड़ दूंगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? एफर्ट। कल ही मैंने आपको बोला था मेरे लिए तो सबसे जरूरी क्या है? आपका एफर्ट जरूरी है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग एक बार के लिए इतना ही कर रहे हैं, ज्यादा आप लोगों को अभी बर्डन में दूंगा नहीं। 1 हफ्ता एकदम लाइट चलाऊंगा काम। छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए एक्ट चुना है। ठीक है। अभी 2-3 एक्ट हम लोग ऐसे ही रखेंगे जो आप लोगों के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले एक्ट्स हो। बड़े प्रोसीजरल एक्ट्स जब आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेने लग जाओगे, एक आप टेस्ट दे दोगे, फिर देखेंगे। ठीक है। बाकी जोश अपना आए रखो, जल्दी से ठंडा होने मत देना। यहाँ पर आते लोग बहुत गर्मी में है, चले जाते हैं जब बाहर तो एकदम 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है उनका। तो एफर्ट डालते रहना, और जिस दिन लगे और नहीं डाल पा रही, थोड़ा सो जाना, पसंद का खाना मंगा के खा लेना, अगले दिन उठ के वापस से एफर्ट पे पे आ जाना अपने। ठीक है। ईटिंग प्लेजर्स जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, थोड़ी सी ड्यूरेशन में करे, दिमाग को रिवायरिंग करी ब्रेन की, वापस से लग गए काम पे। ठीक है। वो हेल्दी मिजाज है, वो हेल्दी मिजाज है। और एक आदमी होता है थोड़ी सी पढ़ाई और वो हेल्दी मिजाज नहीं है। ठीक है। पापा मम्मी बहुत अरमानों से भेज रहे हैं इधर। ठीक है ना। तो और कुछ लेके आओ ना हो, नॉलेज पूरी लेकर जाना। ठीक है। चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर हम लोग। हाँ जी।